सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए आज हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ इसके जो फैक्ट होंगे वो बताए जाएंगे। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स होगा, आप लोग इसको पढ़िए और साथ साथ लिख लीजिए। नवंबर माह के प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स आप लिखिए, शानदार प्रश्न, उसके स्टैटिक जीके और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो प्रश्न होंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो आपको जो है बताए जाएंगे। आप लिखिए, अपनी मैगजीन महीने में खुद बनाइए। सीएल कैरियर एकेडमी आपको देता है बिल्कुल मुफ्त में करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 नवंबर से किसने डिजिटल रुपया लॉन्च किया? भारत में 1 नवंबर से डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल रुपया किसने लॉन्च किया। बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो 1 नवंबर 2022 से डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, डिजिटल रुपया ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बी सही उत्तर होगा, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में मुद्रा का निर्गमन करता है, विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज जो है ना, विदेशी मुद्रा का रखरखाव करता है, एक्सचेंज करता है, बैंकों के बैंक के रूप में है, सरकार का बैंक कहा जाता है। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। और डिजिटल रुपया जो है ये क्या होता है, पहले ही घोषणा किया गया था कि डिजिटल रुपया जो है वह लॉन्च किया जाएगा। अब 1 नवंबर से शुरू हो गया, 1 नवंबर 2022 से लॉन्च कर दिया है आरबीआई ने, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न होगा। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। पायलट रूप में, पायलट रूप में लॉन्च किया गया है ना, लॉन्च किया गया है। और पायलट रूप में लॉन्च करने का क्या मतलब है, जैसे आप कहें कि ट्रायल रूप में, पायलट प्रोजेक्ट होता है जो ट्रायल रूप में होता है, एक बार ट्रायल किया जाएगा। और इसके लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। कौन से बैंकों में? इसके लिए 9 बैंकों को साथ लिया जाएगा, साथ लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसके लिए डिजिटल रुपया को चलाने के लिए, डिजिटल रुपया को जो लॉन्च किया गया है उसको 9 बैंकों के साथ कार्य किया जाएगा। 9 बैंकों के साथ, जिसमें बैंक कौन कौन से हैं? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी हैं। ये 9 बैंक के साथ मिलकर यह किया जाएगा। डिजिटल रुपया क्या है? डिजिटल रुपया क्या है? डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए करेंसी नोटों का डिजिटल रूप है। डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जाएगा। डिजिटल मुद्रा एक मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। डिजिटल रुपया मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसके द्वारा संपर्क रहित लेन देन किया जाएगा या किया जाता है। इसमें संपर्क में इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि हम डिजिटल मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करें, जिसको कोई कागज वगैरह नहीं हुआ, मोबाइल, अपने लैपटॉप, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ये लेन देन किया जाएगा। ऐसे कागज या किसी तरीके के नोट नहीं होंगे, तो इसी को डिजिटल मुद्रा कहा जाएगा। और इसकी घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हुई थी, ये बात भी याद रखेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी।
घोषणा हुई थी। तो ये बात याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी, निर्मला सीतारमण ने किया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आरबीआई, अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई। आरबीआई का हेड ऑफिस जो है मुंबई है, और इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है ना आरबीआई। 1949 में भारत का केंद्रीय बैंक बना। 1949 में केंद्रीय बैंक बना। 1949 में केंद्रीय बैंक बना, ये भी याद रखेगा। 1949 में केंद्रीय बैंक बना था। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर जो रहे वो रहे सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे? सीडी देशमुख। सर ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर है ना। और पहले भारतीय की अगर बात करें, फर्स्ट इंडियन, सी डी देशमुख। सीडी देशमुख पहले गवर्नर कौन हुए? सीडी देशमुख। तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सभी बातें याद कर लीजिएगा और सभी लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में देश के स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले, स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम पूछा जा रहा है कि भारत के जो वे व्यक्ति जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था उनका नाम क्या है? एक बार नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम जमशेद जे ईरानी। इसका सही जवाब है ए, जमशेद जे ईरानी। ये सही जवाब होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जमशेद जी ईरानी, जिनको भारत में स्टील मैन कहा जाता है। इनका जन्म 1936 में हुआ था, इन्हीं को स्टील मैन कहा जाता है ना। जमशेद जी ईरानी, इन्होंने 1963 में पीएचडी की, 1960 में मास्टर कंप्लीट किया, है ना। और इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन 1963 में की थी, ब्रिटिश के साथ। 1968 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। इनका जन्म हुआ था 1936 में। जन्म 1936 में, 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। इसको बोलते हैं टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना 1968 में की थी, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सॉरी, आयरन मैन नहीं, स्टील मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि स्टील मैन इनको कहा जाता है जमशेद जी ईरानी। यहां पे लिख देना आयरन मैन। आयरन मैन मतलब लौह पुरुष, लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लेकिन स्टील मैन जमशेद जी ईरानी को। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में वैश्विक टीबी रिपोर्ट किसने जारी की है? वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जो जारी किया है वो किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वैश्विक टीबी रिपोर्ट, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट WHO ने जारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, जिसमें टीबी के मामले पर रिपोर्ट जारी की गई है।
है ना, वैश्विक टीबी रिपोर्ट में हर साल जारी किया जाता है। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तपेदिक मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को तपेदिक रोग भी बोला जाता है, इसको तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक रोग भी इसको कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। महामारी, बीमारी, रोकथाम, निदान, उपचार में देशों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यह रिपोर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। कहा गया कि 2021 में टीबी के कारण 10.6 मिलियन से अधिक लोग बीमार हुए हैं, है ना, जो 4.5% 2020 से इतनी वृद्धि हुई है। मतलब 2021 में 10.6 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए, टीबी से बीमार हुए हैं, जो 2020 से 4.5% अधिक है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से फैलता है। टीबी एक क्या है? संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से फैलता है। और भी इसे जो है बहुत सारे टीबी रिपोर्ट के बारे में इसमें बताया गया है ना। अब देखिए, कोरोना के समय में टीबी के मामले बढ़े हैं, ये इसमें कहा गया है। भारत की नई स्वास्थ्य नीति, ये ध्यान रखिएगा, भारत की नई स्वास्थ्य नीति, नई स्वास्थ्य नीति, भारत में नई स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 2017 में नई स्वास्थ्य नीति, ध्यान रखेंगे, 2017 में 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त किया जाएगा। तो एक बढ़िया प्रश्न है, WHO। अब हम बात करेंगे WHO के बारे में। WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना 7 अप्रैल, याद रखेंगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस जो इसका है वो है जेनेवा, और जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और टेड्रोस अघानेम घेब्रेयेसस इसके प्रमुख हैं, महानिदेशक है WHO को। टेड्रोस अघानेम घेब्रेयेसस WHO का जो है ये प्रमुख है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को ही क्या हुआ था? 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारी बातों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 103 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं? किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 103 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, जबरन विस्थापित हुए हैं? याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा UNHCR। इसका उत्तर सही होगा सी बिल्कुल सही जवाब है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR इसका सही जवाब होगा। अब इन्होंने कहा है कि हालिया रिपोर्ट का उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों को उल्लंघन और विश्व स्तर पर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए लोगों की संख्या 2022 की पहली छमाही में बढ़कर 103 मिलियन हो गई, है ना। कितने मिलियन हो गई? 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। पृथ्वी पर 77 लोगों में से एक को जबरन विस्थापित किया गया। पृथ्वी पर 77 में से एक, 77 लोगों में से एक को विस्थापित हुआ। 77 लोगों
में से एक को जबरन विस्थापित किया गया है। जबरन विस्थापित किया गया है, याद रखिएगा। 77 लोगों में से एक को जबरन विस्थापित किया गया है, याद रखिएगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखेंगे। और इस तरीके से 2022 के पहले जो है छमाही में 103 मिलियन लोग विस्थापित हुए, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो है यूएनएचसीआर के बारे में। इसका क्या जवाब होगा यूएनएचसीआर का? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 14 दिसंबर 1950 को स्थापना हुआ था। 14 दिसंबर 1950 को स्थापित, और इसका मुख्यालय भी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय जो कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में हेड ऑफिस है। तो याद रखिएगा यूएनएचसीआर, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया? उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां किया है? आपके पास चार विकल्प है, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा इज द राइट आंसर। ग्रेटर नोएडा सही जवाब होगा, ग्रेटर नोएडा, है ना। ग्रेटर नोएडा जो पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में, है ना। उत्तर प्रदेश का जिला है गौतम बुद्ध नगर, तो वहां पड़ता है पहला डाटा सेंटर। अब ये क्या किया गया है? ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर यूटा D1 का लोकार्पण किया गया। पहले डाटा सेंटर का नाम, पहले डाटा सेंटर का नाम, पहले डाटा सेंटर का नाम क्या है? तो इसके पहले डाटा सेंटर का नाम है यूटा D1। यूटा D1 याद रखेंगे आप लोग। यूटा D1 का लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण नॉलेज पार्क में किया गया है। नॉलेज पार्क जो है वो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में ही है ना। का लोकार्पण नोएडा के नॉलेज पार्क में किया गया है। पार्क में किया गया है। और इसको किसने बनाया? हीरानंदानी ग्रुप ने। 250 मेगावाट का किसने बनाया? हीरानंदानी ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप द्वारा 250 मेगावाट का डाटा सेंटर
सेंटर बनाया गया है। तो 250 मेगावाट का डाटा सेंटर बनाया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डाटा सेंटर नोएडा उत्तर प्रदेश में बना दिया गया। चलिए, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष युगल खिताब, और कौन सा है? बैडमिंटन है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन, टेनिस नहीं, फ्रेंच ओपन टेनिस नहीं, यह फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब पुरुष युगल ये भारतीयों ने जीता है, इसीलिए प्रश्न बनेगा। भारतीय नहीं जीते थे तो प्रश्न नहीं बनता। तो सात्विक साईराज और चिराग दोनों ने मिलकर जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी इसका सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों, इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। भारतीय जीते हैं पुरुष बैडमिंटन का खिताब, फ्रेंच ओपन पुरुष बैडमिंटन का खिताब सात्विक साईराज और चिराग ने जीता है। यह इनका 11वां खिताब है डबल्स में। किसको हराया? ताइवान के लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराकर। ताइवान के इन्होंने ताइवान के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है, आप लोग थोड़ा कठिन तो है, याद जरूर कर लीजिएगा। ताइवान के लू चिंग याओ, लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराकर यह खिताब जीता है। लुंग पिहान को हराकर यह खिताब जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। 1983 के बाद पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। इससे पहले 1983 में पार्थो गांगुली और विक्रम सिंह की जोड़ी ने यह कारनामा किया था। इसके पहले 1983 में यह खिताब जीता गया था, और उस खिताब को जीता था पार्थो गांगुली और इनके जोड़ीदार विक्रम सिंह। जीता गया था पार्थो गांगुली और विक्रम सिंह ने जीता था। पार्थो गांगुली और विक्रम सिंह ने। तो 1983 के बाद ये जो है, उसके बाद दूसरी बार है कि जब फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष युगल खिताब भारत ने जीता है, और दो खिलाड़ियों सात्विक साईराज और चिराग ने यह खिताब जीता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा जो है यह एक जो है इस तरीके से होगा। विक्रम सिंह के बाद यह फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष टीम जोड़ी बन गई है। तो इस तरीके से ध्यान रखेगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? तो यह बनेगा अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। इसका सही जवाब होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय। अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री तांगे तकी ने अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री तांगे तकी ने 31 अक्टूबर को है ना इसका उद्घाटन किया। 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोषणा कर दिया कि भारत का पहला जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा।
ने इसकी घोषणा की कि पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय जल्द ही बनाया जाएगा, जल्द ही बनाकर तैयार किया जाएगा। यह अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में, सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित होगा। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में स्थापित होगा। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित होगा यह पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय। है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो ये सब याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नवंबर माह की अध्यक्षता करेगा? हर महीने के एक अध्यक्षता रहेगा। अगस्त की अध्यक्षता भारत ने की थी, याद रखिएगा। अब जो है नवंबर माह की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा ए, घाना के द्वारा किया जाएगा। नवंबर माह की अध्यक्षता घाना के द्वारा किया जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घाना परिषद की बैठकों को जो है उसका प्रतिनिधित्व करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता घाना करेगा। 1 जनवरी 2022 को घाना शामिल हुआ था। अस्थायी सीट पर जो है ना इसको चुना गया था। तो घाना इसकी अध्यक्षता करेगा। घाना को इससे पहले 1962 से 63 तक और जनवरी 2006 दिसंबर 2007 की अवधि के लिए इसमें लाया गया था। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। और इसकी स्थापना, इसकी मुख्यालय कहां है? हेड ऑफिस जो है वही है न्यूयॉर्क। याद रखेंगे, यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है, इसका एक अंग है तो ये भी वही है। और ना सदस्य कितने हैं इसमें? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। सदस्य 15 में से 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। 10 अस्थाई होते हैं। भारत 8वीं बार 2021-2022 के लिए चुना गया है अस्थाई के रूप में। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल, 2 वर्ष का कार्यकाल। 5 अस्थाई सदस्य कौन से हैं? 5 अस्थाई सदस्य, 5 अस्थाई यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, ये अस्थाई सदस्य हैं। भारत 8वीं बार 2021 और 2022 के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है ना। तो याद रखेगा 2021 और 2022 के अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएनएससी, इसको बोला जाता है दुनिया की पुलिस कहा जाता है। दुनिया की पुलिस भी इसको कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो घाना इज द राइट आंसर। घाना इसकी अध्यक्षता करेगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में देश के 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया? विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है। कितने राज्यों के? यह प्रश्न होगा। 5 राज्यों के पुलिसकर्मी हैं और गृह मंत्री के विशेष पदक से, है ना, सम्मानित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा
63 पुलिसकर्मियों को इसके विशेष पदक से सम्मानित किया जाएगा। 63 बिल्कुल सही जवाब होगा, 63। 63 को सम्मानित किया जाएगा। इसमें ना गृह मंत्रालय सोमवार को जारी अधिसूचना के बाद पदक पर दिल्ली के 19, इसमें क्या होगा, दिल्ली के 19 पुलिसकर्मी, कितने कहां के हैं, दिल्ली के 19 पुलिसकर्मी, पंजाब के 16, पंजाब के 16 पुलिसकर्मी, तेलंगाना के 13 पुलिसकर्मी, महाराष्ट्र के 11, महाराष्ट्र के 11 पुलिसकर्मी और जम्मू कश्मीर के 4, जम्मू कश्मीर के 4 पुलिसकर्मी। तो इनको जो है ये 5 हो गए। 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को इसमें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पुलिसकर्मियों में निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 और इस तरीके से शामिल किया गया है। पुलिस जो है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, गृह मंत्रालय के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन, फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक की रचना की है? हाल ही में किसने फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषा में भी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एशिया का परमाणुकरण, पुस्तक का नाम क्या है, एशिया का परमाणुकरण। यहां एक साथ लिख रहे, एशिया का परमाणुकरण, यह किताब का नाम है, एशिया का परमाणुकरण पुस्तक लिखी है ना। तो ये पुस्तक जो लिखा है रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है। उत्तर इसका सही हो जाएगा ए, रेने नाबा ने लिखा है एशिया का परमाणुकरण। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है यह किताब, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक रेने नाबा ने लिखी है। इसमें एशिया में जिस तरीके से परमाणु गतिविधियां भारत, पाकिस्तान, अन्य देशों के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके बारे में एक बहुत ही विशद और शानदार विश्लेषण है। तो एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक रेने नाबा ने लिखा है और ये लिखा गया है फ्रेंच और अंग्रेजी 2 भाषाओं में। तो ये सब याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। याद रखेंगे पुस्तक का नाम सभी लोग रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है। आगे फिर हम इस तरीके के प्रश्न को लेकर आएंगे, शानदार विश्लेषण के साथ आपको ये मिलेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।